हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका है और आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा पार्ट 3, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशंस क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है, और साथ में हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कीज इन आर रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, कौन कौन सी कीज होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, उन सबको हम इन एग्जाम्पल की मदद से आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। शुरू करने से पहले जो अभी इस चैनल पे न्यू है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट पार्ट 3। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है जो हम पढ़ेंगे आज, वह है रिलेशनल डेटा मॉडल। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स है। आप चाहें तो बुक खोल के देख सकते हैं और साथ में बुक के साथ में पढ़ भी सकते हैं कि आखिर लिखा क्या है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला कि रिलेशनल डेटा मॉडल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जब भी हम एक डेटाबेस बनाते हैं तो हम अलग अलग मॉडल का यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यदि घर भी बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मैप का यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारा घर बना सकते हैं। हॉल बड़ा करना है तो अलग मॉडल ले लिया, बेडरूम बड़े चाहिए कुछ, मतलब अलग मैप अलग तरीके से यूज करके हम अलग अलग तरीके के घर बना सकते हैं। सेम हम यदि एक डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे मॉडल होते हैं, यानी कि ढांचा या स्ट्रक्चर। हम अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज करके हमारे डेटाबेस को बना सकते हैं। ठीक है, यदि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, बुक में तो नहीं है, ठीक है, हमारे पास डेटा मॉडल अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारे कोर्स में कौन सा है अभी, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, इसी तरह बहुत से होते हैं, जैसा कि होता है नेटवर्क, एक होता है हिरार्चिकल, ठीक है, एक होता है, ठीक है, नेटवर्क, हिरार्चिकल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं। जैसे कि एक तरीके से मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, यदि नेटवर्क हैं तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स या टेबल्स हैं। तो नेटवर्क के केस में क्या होता है, सबकी लिंकिंग सबके साथ होती है, मतलब कि हर टेबल से जुड़ी होती है, मतलब हर टेबल के साथ उनकी लिंकिंग होती है, एक दूसरे का सबकी लिंकिंग होती है। सेम यदि हम हिरार्चिकल मॉडल का यूज करके हमारा डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक पेरेंट टेबल रहती है, उसके क्या रहते हैं, हमारे सब टेबल रहती है, मतलब एक पेरेंट टेबल उनकी सब टेबल से जुड़ी रहती है, और वह सब टेबल की भी कुछ सब टेबल होती है। इसी तरीके होती है सारे के सारे जो हमारे टेबल्स हैं वो एक दूसरे से किस फॉर्म में जुड़े रहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि ये पेरेंट हो गए और ये उनके चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट हो गए, ये उनके चाइल्ड हो गए, ये टेबल हो गई, उसके साथ ये 2 टेबल लिंक है, ये टेबल हो गई, ये 2। तो ये कैसा मॉडल हो गया, हमारा हिरार्चिकल मॉडल। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज करके क्लास ऑब्जेक्ट्स बना के हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनका यूज करके हम एक डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसी तरीके का एक मॉडल जो हमारे कोर्स में है वह हमारा रिलेशनल मॉडल। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशनल मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, डेटा को हम एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रिलेशन इज मॉडल इज ए मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स और इन ए फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा मॉडल या ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो हमारी टेबल्स रहती है, जो रिलेशन रहता है, उनके बीच में क्या रहता है, आपस में रिलेशन रहता है। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल। जब भी मैं रिलेशन बोलूंगा तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, टेबल। डेटाबेस की भाषा में रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल इज ए मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम एंड there is a relation between rows and column और there is a relation between 2 tables। ओके, जितनी भी टेबल्स हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं यह एग्जांपल के ही बता दूं तो ये क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं, अभी आगे अपन पढ़ेंगे फॉरेन की, प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। यदि एक कॉलम यदि दूसरी कॉलम में भी, दूसरी टेबल की भी कॉलम में है तो क्या होता है, हम इस कॉलम का यूज करके, इधर भी रोल नंबर है इधर भी रोल नंबर है, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं, मतलब कि इसका इसके साथ एक संबंध बना सकते हैं।
और इसी तरीके का डेटा जो हम स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में रहता है और उनके बीच में क्या रहता है, एक रिलेशन रहता है। किसकी वजह से? कुछ कॉमन कॉलम्स होने की वजह से उन दोनों के बीच रिलेशन रहता है। ऐसा मॉडल क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। यदि हमने इस तरीके से डेटा को सेव किया है तो वह कौन सा डेटा मॉडल कहलाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई हमारी रिलेशनल डेटा मॉडल की? रिलेशनल डेटा मॉडल इज ए मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स इन ए फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, हमारा डेटा किस में स्टोर रहता है? टेबल्स में, इन ए फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेबल्स। ओके, देयर इज रिलेशन बिटवीन टेबल्स, और टेबल्स के बीच में क्या रहता है? रिलेशन। तो ऐसा ही डेटा मॉडल क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, आया समझ में? और यही हमारे कोर्स में है। जो हमने अभी बाकी पढ़े थे वो डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं। हिरार्चिकल में पेरेंट रिलेशनशिप होता है, नेटवर्क, हिरार्चिकल, ये सारे डिफरेंट डेटा मॉडल होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में है रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम डेटा को सेव करेंगे टेबल के फॉर्म में और उनके बीच क्या रहेगा? रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन, आखिर रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है, रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ टेबल। हम टेबल को ही डेटाबेस में क्या बोलते हैं? रिलेशन। यदि ये एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है तो ये क्या है हमारी? एक ये रिलेशन, ये स्टूडेंट रिलेशन, ये मार्क रिलेशन। ठीक है, आप तो इसको या तो टेबल बोल सकते हैं या रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो जब भी आपको रिलेशन समझ में आए कि रिलेशन है, स्टूडेंट ये रिलेशन लिखा हुआ, मतलब वह क्या है? टेबल है। ठीक है, तो रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ टेबल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जब भी आपको रिलेशन दिखेगा इसका मतलब क्या होता है? टेबल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रिलेशन। यहाँ स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, ये मार्क्स नाम का रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। नेक्स्ट है टपल्स। अब टपल्स क्या होता है? ये जो हमने टेबल बनाई है उसमें जो ये रोज रहती है इनको क्या बोला जाता है? टपल्स। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। ठीक है, कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 4 रोज हैं। ठीक है, ये हो गई R1, R2, R3, R4। तो ये चार ही चीजें हमको, इन चारों चीजों को हम क्या बोलते हैं? टपल्स। ठीक है, टपल्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? रोज। हमने पढ़ी है रोज और कॉलम, तो जो ऐसी रहती है उनको क्या बोला जाता है? रोज। या फिर इनका एक और नाम है, हम डेटाबेस में क्या बोलते हैं इनको नाम? इनका नाम होता है टपल्स। ओके, तो इसे ही कहा जाता है टपल्स। तो क्या हो गई डेफिनेशन? रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल्स और रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टपल्स। अब तीसरा के बाद हमारा चौथा आता है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर द कॉलम्स इन अ टेबल। ठीक है, जो भी कॉलम्स होंगे उनको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या होगा एट्रीब्यूट्स? देखो रोल नंबर लिखा है, रोल, नेम, क्लास, एज, आधार और कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो गए इसमें? एट्रीब्यूट्स। मतलब कितने एट्रीब्यूट्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब कॉलम को ही क्या बोला जाता है डेटाबेस की भाषा में? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट समझ में आ गया। टपल्स मतलब रो, और जो कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। ओके, नाउ अब आता है हमारा डोमेन। अब यह इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन मतलब होता है एक कॉलम में कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी या किस रेंज की वैल्यू उस कॉलम में स्टोर होती है, वह क्या कहलाता है? उसका डोमेन। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमने क्या दिया? रोल नंबर। किस तरीके का दिया? इंटीजर टाइप का। तो हमें मालूम है इंटीजर में कहां की वैल्यू रहती है? इंटीजर मतलब सॉरी, इंटीजर नहीं लेते, मैं कहता हूं कि हमारा जो रोल नंबर है वह किस प्रकार का है? इंटीजर ही टाइप का है। ठीक है, तो इंटीजर की जितनी भी रेंज होती है, मतलब इंटीजर के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, वह सारे नंबर्स ही इसमें फिल्ड होंगे, इस रो में होंगे। ठीक है, वह सारे के सारे नंबर ही सिर्फ इस कॉलम में स्टोर होंगे, वही क्या कहलाता है? उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, जैसे एज है, एज भी कैसे हमने ली? इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप में क्या आते हैं? सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज आती हैं। तो सिर्फ हम यहाँ पे न्यूमरिक ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ABCD नहीं लिख सकते इस कॉलम में वैल्यूज। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वही क्या कहलाता है? उसका
रेंज बोल रहा हूं, क्या कहलाता है उसका? डोमेन, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब एक कॉलम में कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाता है उसका? रेंज। सेम यदि नेम है तो हमें मालूम है नेम क्या होता है? ए से लेकर जेड तक, ठीक है। इसके अलावा कोई अल्फाबेट आ ही नहीं सकते, तो इसकी रेंज क्या है? ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो यही क्या हो गया इसका? डोमेन, यानी कि इसके अलावा और कोई अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? डोमेन। मतलब एक कॉलम में कौन सी वैल्यूज आ सकती है, मतलब कहां से कहां तक की वैल्यूज आ सकती है, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज आती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? डोमेन। और उसके अलावा उसमें कोई चीज नहीं आती, वही क्या कहलाती है? उस टेबल का डोमेन। ओके, नेक्स्ट है डिग्री। अब डिग्री किसको बोलते हैं? अब इस टेबल की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसी टेबल की एग्जांपल लिखता हूं। डिग्री में क्या लिख रखा है मैंने? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एक टेबल में जितने भी कॉलम होंगे वह क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री। तो हमें क्या करना है डिग्री निकालने के लिए? सिंपली टेबल्स की क्या करना है? काउंट करना है कितने कॉलम्स हैं। मैंने बताया नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? कॉलम। तो हम काउंट करेंगे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, द नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 2 3 4 5 6। मार्क्स टेबल की कितनी डिग्री हो गई? इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। ओके, नाउ कार्डिनैलिटी, ठीक है। कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ टपल्स, यानी कि उस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहलाता है? उसकी कार्डिनैलिटी। अब रिकॉर्ड्स में आपको ये हेडिंग को नहीं काउंट करना, ठीक है। हेडिंग तो हमें मालूम है एट्रीब्यूट्स में आती है, तो हमें कितनी रोज हैं वो क्या कहलाएगी? उसकी कार्डिनैलिटी। तो क्या लिखेंगे? कार्डिनैलिटी कितनी रोज हैं? 1 2 3 और 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 4, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज नोन एज इट्स कार्डिनैलिटी और इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। व्हाट इज कार्डिनैलिटी? द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। सेम इसकी कितनी कार्डिनैलिटी हो जाएगी? 1 2 3 और 4। कितनी रोज हैं? 4, ठीक है। आपको ये जिसमें सीरियल नंबर रोल नंबर लिखा है वो वाली रो को नहीं काउंट करना है कभी भी। तो जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे उतनी ही उसकी क्या होगी? कार्डिनैलिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। हमने देखा कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम डेटा को रोस और कॉलम के फॉर्म में सेव करते हैं। फिर हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन टेबल को ही बोलते हैं। टपल्स किसको बोलते हैं? जितनी भी रोस रहती है उनको टपल बोलते हैं। जितने भी कॉलम रहते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन रेंज ऑफ वैल्यू, एक कॉलम में कहां से कहां तक की वैल्यू आ सकती है वही उसका क्या कहलाता है? डोमेन। इसके बाद डिग्री पढ़ा, जितने भी कॉलम रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? उसकी डिग्री। काउंट कर लेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम रहेंगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। और टपल्स क्या होता है? जितने भी टोटल नंबर ऑफ रो रहेगी उसे काउंट कर लेंगे तो वो क्या कहलाता है? उसकी कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। चलो अब देखते हैं सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन यानी कि एक टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक नेम। यदि हम एक टेबल बना रहे हैं तो हर एक एट्रीब्यूट का क्या होता है? एक यूनिक नाम रहता है, ठीक है। यहाँ रोल लिखा है, यहाँ नेम लिखा है, क्लास, एज, आधार, कॉन्टैक्ट, सारे के सारे हमारे जो कॉलम के नाम है वो अलग हैं। हाँ, अलग हैं। तो ये हो गई उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब हम इसी कॉलम में, यदि इसी टेबल में एक और रोल नंबर नाम का कॉलम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? वह एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एक ही टेबल में दो एक जैसे कॉलम, एक जैसे नाम के कॉलम नहीं हो सकते। यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। एक ही नाम का एक ही कॉलम होता है, ठीक है। अननेसेसरी वैसे भी हम एक ही नाम की 2 कॉलम नहीं बनाते, ठीक है। एक बार रोल हो गया तो हम दोबारा रोल नाम का कॉलम नहीं बनाएंगे। तो यही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है कि ईच एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक नेम। एट्रीब्यूट मतलब ये कॉलम के नाम, या एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं?
कॉलम के जो नेम रहते हैं उनको ही हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ईच एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक नेम, हर एक एट्रीब्यूट का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। हम एक और कॉलम बनाना चाहते हैं रोल नाम का, यदि ऐसी जरूरत पड़ रही है तो हम मान लो हमको नेम नाम का अलग अलग कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो हम नेम के टुकड़े कर सकते हैं। नेम लिख दिया, फिर हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेम, एम नेम और एल नेम। अब होगा यूनिक, हाँ होगा, क्योंकि ये नेम है, ये एफ नेम है, ये एम नेम है और ये एल नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, क्योंकि ये क्या हो गया, चेंज हो गए, तो ये हमारे कॉलम बन सकते हैं। लेकिन हम नेम नाम का दोबारा कॉलम नहीं बना सकते। यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज इममटेरियल, यानी कि सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। इममटेरियल, जरूरी नहीं है कि इस सीक्वेंस में लिखा है तो वो इस सीक्वेंस में ही रहे, हम चेंज भी कर सकते हैं सीक्वेंस। यदि हम आगे पीछे भी लिख देंगे तो भी इस टेबल में कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि रोल है तो रोल के बाद यदि नेम लिखा है तो हम बाद में उसको क्लास कर सकते हैं। पहले एज लिखा है तो एज लिख दिया, कॉन्टैक्ट पहले कर दो और आधार उसके बाद लिख दो। मतलब ये सीक्वेंस पे कभी भी बेस्ड नहीं रहता, या सीक्वेंस पे हमेशा क्या बोलते हैं इसको, यदि हमने सीक्वेंस आगे पीछे कर भी दिया, पहले ये बनाया था उस बाद में सीक्वेंस ये चेंज कर दिया, तो उसके रिजल्ट पे कभी भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट पे कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज इममटेरियल, मतलब कि सीक्वेंस से कभी भी हमारी टेबल में फर्क नहीं पड़ता। यदि क्लास पहले लिखी हुई है, इसको सबसे लास्ट में भी लिख देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। एज यदि यहाँ बीच में लिखा हुआ है, इस कॉलम को सबसे लास्ट में भी कर देंगे डेटाबेस बनाते समय तो भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी 1, ठीक है, जो किसके लिए थी, एट्रीब्यूट के लिए मेनली थी, कि एट्रीब्यूट के नाम क्या रहते हैं, हमेशा यूनिक रहते हैं, और जो एट्रीब्यूट रहते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका सीक्वेंस कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी 1, ठीक है, P1 लिखा हुआ है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि हमारी है रोज के लिए। क्या बोल रहा है, ईच टपल हैज अ यूनिक वैल्यू, यानी कि यदि हम क्या कर रहे हैं, टपल्स ऐड कर रहे हैं तो हर एक टपल्स की क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ लिखा है 101 आदर्स, और जो हमने लिखी तो जो यदि हम फिर से यही की यही रो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एरर दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू हम कभी भी डबल वैल्यू को स्टोर नहीं करते, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम फाइल सिस्टम से क्यों इधर आए हैं, क्योंकि हम एक ही वैल्यू को बार बार स्टोर नहीं करना चाहते थे। रिडंडेंसी के कारण हमको हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मान लो हमने यहाँ फिर से सेम वैल्यू स्टोर कर दी, 101 आदर्स, 11, 16, 012, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ सेम ही है, तो हम उसको डबल बार क्यों इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि हम रो भी कैसी रहती है, यूनिक रहती है, यानी कि एक रो में जो डेटा चला गया है उसको हम दोबारा स्टोर नहीं करते, सेम टू सेम, मतलब कहीं ना कहीं तो चेंज उसमें करेंगे ही। यदि हम फिर से आदर्श का डेटा लिख रहे हैं तो शायद हो सकता है उसका आधार नंबर दूसरा लिख दें, या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया तो फिर से उसका डेटा स्टोर करें, ठीक है। आधार तो चेंज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट नंबर ही चेंज होगा, तो हम उसका नया नंबर के लिए या दूसरे नंबर के लिए उसका डेटा दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन दोनों रो में सेम टू सेम सारी की सारी वैल्यूज नहीं होती, यही इसकी क्या कहलाती है, दूसरी प्रॉपर्टी। ईच टपल हैज ए यूनिक वैल्यू, टपल मतलब रो, ठीक है। ये बिल्कुल लिख के रख लो कहीं पे भी या याद कर लो। एट्रीब्यूट बार बार नहीं बताऊंगा, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम और टपल मतलब रोज, ठीक है, और रिलेशन मतलब टेबल। ये तीन चीज तो आपको बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए कि एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम, और टपल मतलब होता है रो, और रिलेशन मतलब होता है टेबल, ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह ये लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब आता है सीक्वेंस ऑफ टपल्स आर इममटेरियल, ठीक है, वही की वही चीज इसमें भी है कि सीक्वेंस ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी लिखा हो, मतलब ये दिनेश ऊपर लिखा हो, आदर्श नीचे लिखा हो, कुलदीप ऊपर लिखा हो, दिनेश नीचे कर दिया, फिर भी हम जो रिजल्ट लेके आएंगे या डेटा स्टोर करने के बाद डेटा के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो उस रिजल्ट में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यदि वंश सबसे ऊपर भी लिखा है, यदि हम वंश का डेटा लाना चाहेंगे तो वंश का ही डेटा आएगा, ठीक है, और यदि हमने सबसे नीचे लिख दिया वंश का डेटा तो भी यदि हम वंश का डेटा लाएंगे तो वंश का ही डेटा आएगा। या कुछ भी ऑपरेशन करें, सीक्वेंस ऊपर नीचे कैसा ही भी करो, कैसे भी स्टोर कर दो डेटाबेस में, हमको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम। यही कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2, जो किस बेसिस पे है, रोज के लिए है, ठीक है। रोज और कॉलम की सेम ही है लगभग,
यूनिक नेम होना चाहिए, किसके लिए, कॉलम की यूनिक नेम होना चाहिए, कॉलम के सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, और टपल्स में रिकॉर्ड यूनिक होने चाहिए, और क्या बोल रहा है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस भी कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल द डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन और सेम डेटा टाइप। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, रोल नंबर वाला कॉलम, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक एट्रीब्यूट है उसमें एक ही तरीके की वैल्यू आनी चाहिए या एक ही रेंज की वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि हमने रोल नंबर को इंटीजर टाइप का बनाया है तो इसमें पूरे में इंटीजर ही वैल्यू आनी चाहिए, कहीं पे ऐसा ABCD नहीं लिख सकते, कहीं पे BCD नहीं लिख सकते, या पॉइंट में वैल्यू नहीं लिख सकते कि किसी का रोल नंबर 1.4 स्टोर कर दिया, नहीं। ठीक है, क्या होगा, कोई भी एट्रीब्यूट रहेगा उसमें एक ही तरीके की या एक ही रेंज की वैल्यू आएगी। इंटीजर टाइप का है तो उसमें इंटीजर ही वैल्यू आएगी, ये कैरेक्टर टाइप का है तो उसमें कैरेक्टर ही वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग टाइप का है तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज ही आएंगी। ये स्ट्रिंग टाइप का कर दिया तो यहाँ पे 1 2 3 स्टोर नहीं कर सकते इस कॉलम में। ठीक है, आया समझ में, जो जिस टाइप का है, जिस कॉलम में जिस तरीके की वैल्यू है उसी प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर करते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, कि ये इंटीजर टाइप का है तो उसमें इंटीजर ही वैल्यू आएगी, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें स्ट्रिंग ही आएगी, ये इंटीजर टाइप का क्लास है तो इसमें इंटीजर ही आएगी, आधार नंबर में आधार नंबर ही आएंगे, कोई ABCD नहीं फिल कर सकता। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी वैल्यूज। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यू हम स्टोर नहीं करते। ठीक है, जैसे कि ये क्लास नाम का एट्रीब्यूट है तो हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते क्लास 11,12 या 11,12 11,13 बोल रहा हूँ 11,9 11,6, मतलब 2 वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि या फिर किसी के 2 मोबाइल नंबर है तो हम इसमें 2 मोबाइल नंबर स्टोर नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक कॉलम में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, हम स्कूल में कर देते थे कि कॉन्टैक्ट में लिख दिया, एक पापा का नंबर लिख दिया और कॉमा लगा के लिख दिया मम्मी का नंबर और एक अपना नंबर बता दिया, 3 4 नंबर एक ही कॉलम में लिख सकते थे। लेकिन हम डेटाबेस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी वैल्यूज, मतलब किसी भी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होती है, हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, अब आता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट, नल इज यूज्ड फॉर अननोन वैल्यूज। यदि हमें किसी रो में किसी वैल्यू को नहीं पता है हमें, ठीक है, हमें कोई वैल्यू नहीं पता, मान लो कि हमें कुलदीप का मोबाइल नंबर नहीं पता, तो हम यहाँ पे ऐसा खाली ना छोड़ के यहाँ पे क्या लिखते हैं, NULL, क्या लिखेंगे, नल। नल मतलब नहीं पता, क्या बोलते हैं, नल मतलब नहीं पता हमें। जब भी हमें नहीं पता रहेगा तो हम ब्लैंक ना छोड़ के हम वहां पे क्या लिख देते हैं, नल। ठीक है, एक नल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, नल का मतलब होता है अननोन। ठीक है, जो नहीं पता रहता है वो क्या रहती है, नल। ना तो वह ब्लैंक होती है, ना खाली होती है, ना वहां पे जीरो रहता है, वहां पे क्या रहता है, नल। नल मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारी कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसकी, रिलेशन, और रिलेशन मतलब होता है टेबल। ठीक है, टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि कॉलम के नेम सब फिर से आप रिवर्स करके देख लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो बोलेंगे सर बार बार वही बताते रहते हैं। ठीक है, तो बता दी मैंने तीनों की तीनों प्रॉपर्टी, यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है वो है हमारा कीज इन रिलेशन डेटाबेस, यानी कि एक रिलेशन डेटाबेस में कौन कौन सी की होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की, फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी की, फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन की, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कंपोजिट की। ठीक है, इतनी की हमारे अभी सिलेबस में है, इस चैप्टर में इतनी की हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कैंडिडेट की, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको 12th में बिल्कुल एज इट इज आने वाली है। SQL तो आपको सेम पढ़ना है और ये जितना अभी पढ़ा है ये तो 12th में एज इट इज आपको छपा छपाया मिलेगा 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले की है
कैंडिडेट की। अब की क्या होता है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं आखिर ये की होता क्या है। मतलब की हम यूज़ करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए। अब इतना सारा रिकॉर्ड है, अब इस रिकॉर्ड में से ढूंढना है कि भाई कुलदीप का क्या है डेटा, तो डेटा निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, की। ठीक है, कैंडिडेट की ले लो, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये डिफरेंट चाबियाँ हैं जिससे ताला खुलेगा और ताला खुलने के बाद ही उनका डेटा मिलेगा। ठीक है, ताला खुलना पड़ता है, तो ये सब की हैं, ये सब चाबियाँ हैं। तो इन चाबियों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। अब तो सबसे पहला आता है कैंडिडेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कैंडिडेट तो आपने सुना होगा, कैंडिडेट किसको कहते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन में जो खड़ा होता है, अलग अलग मंत्री लोग खड़े होते हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो वह सारे क्या कहलाते हैं, हमारे कैंडिडेट। ठीक है, तो वही कैंडिडेट्स होते हैं। और फिर क्या होता है, वो कैंडिडेट अपना प्रचार प्रसार करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो जो लोग खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए वह कहलाते हैं कैंडिडेट, और जो बन जाता है वह क्या कहलाता है, जीत जाता है। ठीक है, वो बन जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसी को सब लोग पहचानते हैं। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी अब, ठीक है, कि ऐसी की जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को यूनिकली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, की विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में हमें किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए जो हम की यूज करते हैं वह क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। ओके, अब आप बोलोगे कि बोल तो दिया आपने डेफिनेशन, लेकिन सर हमको तो ऊपर से गई है। चलो, तो अब हम बताते हैं कैंडिडेट की। अब स्कूल में तो आपको मालूम होगा कि सबके रोल नंबर अलग अलग होते हैं। हाँ सर, होते हैं। तो क्या मैं रोल नंबर से आप लोगों को पहचान सकता हूं सबको? हाँ सर, पहचान सकते हैं। यदि मैं बोलूंगा रोल नंबर 101 तो कौन खड़ा हो जाएगा, आदर्श। बोलूंगा रोल नंबर 102 तो कौन खड़ा हो जाएगा, दिनेश। क्या ऐसा होगा कि मैं रोल नंबर 102 बोलूंगा तो आदर्श खड़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सबके रोल नंबर अलग अलग हैं। और ना तो ऐसा होता है कि रोल नंबर 4 वंश का भी है और रोल नंबर 4 विधि का भी है। क्या ऐसा होता है कि दो लोगों के रोल नंबर सेम होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कॉलम्स जिनको हम यूज कर सकते हैं एक डेटा को या एक रो, मतलब डिफरेंट रिकॉर्ड्स को हमारे टेबल में आइडेंटिफाई करने के लिए, वही सारे कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं। तो यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट की हो गई, एक रोल नंबर से हम पहचान सकते हैं सबको, हाँ भाई ये भी कैंडिडेट हो गया। और किससे पहचान सकते हैं, क्या नेम से पहचान यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी डेटा को? नहीं, क्योंकि वंश नाम के दो बच्चे हो सकते हैं, एक हो सकता है वंश ठाकुर, एक से हो सकता है वंश यादव, एक हो सकता है वंश सैनी। ठीक है, तो वंश नाम के तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो मैंने वंश बोला, वंश खड़े हो जाओ, तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेम कॉलम से, तो ये कैंडिडेट नहीं है। क्लास 11th खड़े हो जाओ तो सारी क्लास खड़ी हो जाएगी, इससे भी क्लास से भी यूनिक आइडेंटिफाई। एज, बहुत से लोगों की 16 एज होगी, नहीं। आधार नंबर से हम कर सकते हैं, क्योंकि सबका, हर बच्चे का आधार नंबर क्या रहता है, अलग। ये भी हो गई हमारी कैंडिडेट की, यानी कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि मैंने बोला कि ये जिसका आधार नंबर है वह खड़े हो जाओ, तो एक ही बंदा खड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह हमें यदि पहचानना है कि किसका रिकॉर्ड लेने आना है, यदि उसका आधार नंबर पता है, तो यदि मैंने इसका आधार नंबर लिख दिया तो वंश का ही डेटा आएगा। तो ये हो गई है कैंडिडेट की। अब मोबाइल नंबर, क्या दो लोगों के मोबाइल नंबर सेम होते हैं? नहीं होते हैं। यदि दो लोगों के मोबाइल नंबर सेम होते तो दोस्त को लगाते तो किसी और को भी लगता। ठीक है, तो क्या होता, सबके मोबाइल नंबर भी अलग होते हैं, तो ये भी क्या हो गई, कैंडिडेट की। ठीक है, तो आया समझ में कैंडिडेट की क्या हो गई, एक टेबल में वह सारे कॉलम जिनसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, उस टेबल के रिकॉर्ड्स को, वह सारे कॉलम्स क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है। इस टेबल में कितनी कैंडिडेट की हो गई, 1 2 3। कितनी कैंडिडेट की हैं, 3 कैंडिडेट की हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की कितनी हो गई, 3। आया समझ में, कैंडिडेट कीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी मोर देन once and which can be used to identify a record in a table। ठीक है, all the attributes, ठीक है, वह सारे attributes जिनकी हेल्प से हम एक टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है, कैंडिडेट की। अब ये तो हो गए भाई हमारे
3 कैंडिडेट, ठीक है। तो चुनाव में कितने लोग खड़े थे, 3 हो गए, ठीक है। अब आती है बारी हमारी दूसरी की, अब वो है हमारी प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की बताता हूँ क्या होता है। अब हमारे चुनाव चल रहे थे, मैंने जैसा एग्जाम्पल बताया था। अब 3 लोग तो खड़े थे हमारे, अब 3 में से हमने क्या किया, किसी एक को चुना, ठीक है। हमने देखा कि आधार कार्ड तो बहुत लंबे डिजिट का होता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी कितने होते हैं, 10 नंबर का रहता है, और आधार कार्ड तो और लंबा चौड़ा होता है। तो बार बार इतना बोलने की वजह या लिखने की वजह हम ऐसा करते हैं, एक रोल नंबर है, इसको क्या करते हैं, चुन लेते हैं और इसको बना देते हैं प्राइमरी की। क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। मतलब इन 3 कैंडिडेट की में से हमने एक एट्रीब्यूट को चुन लिया, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। वही की हमारी कहलाती है प्राइमरी की। यानी कि चुनाव जीतने के बाद जो कैंडिडेट की जीती, वही कैंडिडेट की कहलाती है हमारी प्राइमरी की। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की नाउ, ठीक है। क्या हो गई डेफिनेशन, प्राइमरी की इज द की दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो की का यूज करते हैं, वह क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी की। और प्राइमरी की सिर्फ एक और एक होती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक होता है, चीफ मिनिस्टर एक होता है, उसी तरह प्राइमरी की भी कितनी होती है, एक। लेकिन कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितने ही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की और चीफ मिनिस्टर जब बनेगा तो एक ही बनेगा। तो आया समझ में, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है और कैंडिडेट की से भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, लेकिन हम उन सारी कैंडिडेट की में से एक की को यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड्स को और उस एट्रीब्यूट को बना देते हैं प्राइमरी की, उसे ही कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो आया समझ में प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ यूनिक की विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। और प्राइमरी की कभी भी कैसी नहीं होती है, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और इट इज ऑलवेज यूनिक। यानी कि प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता है कि वंश का रोल नंबर में कुछ लिखा ही नहीं हो, मतलब प्राइमरी की वाले कॉलम में कभी भी वैल्यू खाली नहीं रहती और ना ही रिपीट होती है। ऐसा नहीं होगा कि वंश का रोल नंबर भी 103 हो गया, ठीक है। और यदि ऐसा है तो हम उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया 104। तो ये तो बात हो गई हमारी प्राइमरी की। अब फॉरेन की अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिट की, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कंपोजिट की। क्या होता है कंपोजिट, कंपोजिशन पढ़ा होगा। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिशन या कंपोजिट। तो अब देखो, अब हो क्या रहा है, मान लो ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ, या हमारे पास एक ऐसी टेबल है जिसमें हमें मिल ही नहीं रहा ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ करके किसी रिकॉर्ड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने लिखा अंश, यहाँ भी क्या लिखा, अंश, ठीक है। 2 लोगों के नाम अंश थे, एक का सरनेम था यादव और एक का सरनेम था सैनी, ठीक है। ये हो गया नेम और ये हो गया सरनेम, ठीक है। ये नया एग्जाम्पल है। अब ये दोनों के नेम तो सेम हो गए और यहाँ पे एज हो गई, इसकी भी 26 है और इसकी भी 26, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करना है। तो ना तो हम नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना सरनेम से, ना ही एज से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीज को मिक्स करना पड़ेगा, या 2 की को जोड़ के हम एक सिंगल की बनाएंगे। सिंगल की नहीं बनाएंगे, मतलब 2 की का यूज करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड को, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट की। तो अब हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, हम किस किस कॉलम की हेल्प लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, नेम प्लस सरनेम, हमने 2 कॉलम का यूज किया। किसको, 2 कॉलम का। अब मैं यदि मैं ऐसा लिखूंगा, अंश का डेटा लेके आओ जिसका नाम अंश हो और जिसका सरनेम यादव हो, तो एक ही डेटा मिलेगा। फिर मैंने बोला जिसका नाम अंश हो, जिसका सरनेम सैनी हो, उसका डेटा लेके आओ, तो हमको यही मिलेगा, ठीक है। जिसका नाम अनिल हो, जिसका सरनेम यादव हो, तो एक ही डेटा मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, नाम और सरनेम से पहचाना। ऐसे क्लास में भी होता है कि मान लो अंश यादव नाम के अंश नाम के 2 लड़के हैं, एक का नाम है अंश यादव
और एक का नाम है अंश सैनी। तो यदि सर बोलेंगे अंश खड़े हो जाओ तो दोनों खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी ने बोला अंश सैनी खड़े हो जाओ तो सिर्फ कौन खड़ा होगा, अंश सैनी खड़ा होगा। ठीक है, तो सेम हम किस में करते हैं, डेटाबेस में, कि हम एक से ज़्यादा की को यूज़ करते हैं एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। वही कंबाइंड की को क्या कहते हैं, कंपोजिट की। ठीक है, व्हेन टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन ए टेबल देन दैट एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कंपोजिट की। उन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की। जैसे कि इस केस में नेम और सरनेम क्या हो गए हमारे, कंपोजिट की, क्योंकि इन दोनों की ही हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को। और लास्ट है हमारा फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की देख लेते हैं क्या है। अब फॉरेन की पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं। फॉरेन की इज अ प्राइमरी की विच एक्ट एज अ नॉन की इन अ अदर टेबल। अब बोलोगे सर ये तो हमारे बिल्कुल ऊपर से उड़ गया। ठीक है, तो फिर से एक कहानी सुनाता हूं। प्राइमरी की हटाओ ये सब, अब आते हैं फिर से हमारी कहानी की तरफ। तो जब बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं, बाहर विदेश के लोग हमारे इंडिया में आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो फॉरेनर आ रहा, वो फॉरेनर जा रहा है। ठीक है, विदेश के लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, फॉरेनर आया। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें होता है। जब दूसरे देश का प्राइमरी की, ये आ गया इस देश में, यहाँ पे भी कौन है, ये रोल नंबर, इधर पहुंचा दिया हमने उसको, कहाँ से, इस देश से। यानी कि एक टेबल से प्राइमरी की दूसरे टेबल में पहुंची, लेकिन वो वहाँ पे प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, दूसरे देश का बंदा अपने देश में आएगा तो वो अपने देश का नहीं हो जाएगा, वो वहाँ पे एज अ फॉरेनर ही रहेगा। तो वो जो की है यहाँ पे क्या कहलाती है, फॉरेन की। यहाँ वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। और यहाँ तो वो कहला ही रही है प्राइमरी की, वहाँ तो वो कहलाएगा अमेरिकन। ठीक है, ये अमेरिका है तो वहाँ पे वो कहलाएगा अमेरिकन। लेकिन वो जब हमारे देश में आ गया तो वो क्या कहला जाता है, फॉरेनर। चाहे वो श्रीलंकन भी हो तो उसको फॉरेनर बोलेंगे, चाहे वो अमेरिका से आया हो, यूएसए कहीं से भी हो है, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेनर। यानी कि किसी भी टेबल की प्राइमरी की यदि हम एक दूसरी टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट की तरह लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या कहलाती है, फॉरेन की। ठीक है, वहाँ ये क्या कहलाती है, फॉरेन की। ठीक है, तो अब मैं अच्छी सी डेफिनेशन बता देता हूं जो आप एग्जाम में लिखेंगे। व्हेन प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड इन अनदर टेबल एज ए नॉन की एट्रीब्यूट देन दैट की इज नोन एज फॉरेन की इन दैट टेबल। ठीक है, एक हिंदी में भी बता देता हूं। जब एक टेबल की प्राइमरी की हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं एज ए नॉन की, यहाँ पे कोई की नहीं है, वो इसको हमने कोई भी की नहीं बोला, तो वो की यहाँ पे क्या कहलाती है, फॉरेन की। यानी कि हमने इसको यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया, इसको कॉलम भी बनाया है। तो ये जो यहाँ पे बना है की, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये फॉरेन की का यूज़ क्या है, तो फॉरेन की का यूज़ ये है जब भी हमें लिंकिंग करनी रहेगी। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमें दो टेबल को जोड़ना रहेगा तो हम इसी दो टेबल की हेल्प से जोड़ेंगे, जो हम करेंगे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इसमें भी रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है, तो हम जोड़ सकते हैं। मैंने एक बार आपको सिंपल बताया भी था एग्जाम्पल में कि हमारे पास एक पेज है जिसमें ये डेटा लिखा हुआ है, एक पेज ये है इसमें ये डेटा लिखा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि आदर्श को कितने नंबर मिले हैं। आदर्श को मिले हैं, दोनों पेज साथ में रखेंगे तो आदर्श को मिले हैं पहले सब्जेक्ट में 71, दूसरे में 76 और तीसरे में भी 76। तो ये होता है हमारा फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की सबसे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल रट लो। फिर से बता देता हूं, फॉरेन की इज ए की which act as a primary key in another table and non key in another table. Okay, if primary, और एक और definition, if primary key of one table is used as non key in another table then that attribute or that column or that key is known as foreign key in that table. उसी टेबल में सिर्फ वो foreign key कहलाएगी, वहां बाकी जगह तो वो प्राइमरी की ही कहलाएगी। और सिर्फ प्राइमरी की को ही यदि हम दूसरी जगह लिखते हैं तो वह क्या कहलाती है, फॉरेन की। और हम लिखते क्यों हैं, बोलोगे सर ये बार बार ये क्यों बता रहे हो कि यहाँ क्यों लिखना पड़ रहा है, तो हम दूसरी टेबल में इसलिए लिखते हैं ताकि उन दोनों के बीच रिलेशन हो। और हम रिलेशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना है,
रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि एक दूसरे में रिलेशन बनाना है। और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।